हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिएम्बल। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रिएम्बल, प्रिएम्बल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और प्रिएम्बल के अंदर जो कीवर्ड्स दिए हुए होते हैं उनका क्या मीनिंग होता है। तो हम देखते हैं प्रिएम्बल। प्रिएम्बल क्या होता है? प्रिएम्बल, इट इज़ अ प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रीफ और शॉर्ट समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल एक समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एक ब्रीफ समरी है कि उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। बहुत ही सारी चीज़ें एक छोटे से प्रिएम्बल के अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं, ताकि हमें उसको पढ़ के पता चल जाए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है। द प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक की विच अनलॉक द माइंड ऑफ मेकर्स हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल को देख के हमें ऐसा ये पता चलता है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके माइंड में क्या चल रहा था, या वो क्या सोच के कौन सी चीज़ें देखकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। तो प्रिएम्बल को हम इन द कंक्लूजन में ये भी बोल सकते हैं कि द प्रिएम्बल इज़ द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble sets the ideals and goals which the makers of the constitution intended to achieve through that constitution. Preamble को देख के हमें ये पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के दिमाग में क्या चाहते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना के कौन सी चीज़ें अचीव करना चाहते थे। ठीक है, अब हमने देखा कि प्रिएम्बल इज़ अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। मतलब जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे उनके दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त क्या चल रहा था, वो चीज़ें हम प्रिएम्बल को पढ़ के हम देख सकते हैं आसानी से। अब हमारा प्रिएम्बल किस चीज़ पे बेस्ड है? तो हमारा प्रिएम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, या ड्राफ्ट और मूव पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू किया गया था। ठीक है, जिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया था। अब उनका जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ होनी चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उनका जो था वो इक्वलिटी के ऊपर बात करता था, पीस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करता था, फ्रेटर्निटी के बारे में बात करता था, बैनिशमेंट ऑफ इनइक्वलिटी के बारे में भी बात करता था। हमने ये तो देख लिया कि प्रिएम्बल क्या होता है। प्रिएम्बल इज़ अ ब्रीफ और शॉर्ट समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो किस चीज़ पे बेस्ड है? एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अब एक्चुअल में प्रिएम्बल होता क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ आता है, वो देखते हैं। ये प्रिएम्बल का टेक्स्ट है जो हमें याद होना चाहिए, या फिर एक तरह से याद कर सकते हैं इसको। तो इस टेक्स्ट में क्या है? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thoughts, expression, beliefs, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves Constitution. तो ये हमारे प्रिएम्बल का पूरा टेक्स्ट है। इस प्रिएम्बल में हमें बताया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे स्टेट का नेचर है, कॉन्स्टिट्यूशन का, या हमारे जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर है, वो कैसा होगा, क्या होगा, हमें किस तरह से चीज़ें। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन। इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, मतलब हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में तो आया था 26 जनवरी 1950 में। क्यों? जब हम ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था, तो हमने उसको उसी वक्त लागू क्यों नहीं किया? 26 जनवरी 1950 तक वेट क्यों किया? ठीक है,
ये उस दिन इसको फोर्स में आया था जिस दिन हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि एट द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब एक लाहौर सेशन हुआ था हिस्ट्री में, जब लाहौर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उस वक्त उनका हमारा गोल था पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उस वक्त लाहौर सेशन में हमारा गोल क्या था? हमारा गोल था कि पूर्ण स्वराज, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। वो डे था 26 जनवरी 1930 फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे वो सेलिब्रेटेड। तो हमने जब पहली बार अपने लिए स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया तो वो डेट थी 26 जनवरी 1930। अब हम उस डेट को तो कर नहीं सकते, हमको इंडिपेंडेंस मिले 15 अगस्त 1947। तो ये डेट बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अटैच्ड फीलिंग रखती है। तो इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया। ओके, अब इसके अंदर जैसे हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, हमारे प्रियम्बल के का नेचर, हमारे प्रियम्बल के अंदर दिया हुआ है कि हमारी जो नेचर स्टेट है, इंडियन स्टेट है, उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर क्या क्या होगा। उसमें दिया हुआ कि सॉवरेन नेचर होगा, डेमोक्रेटिक नेचर होगा, और सोशलिस्ट नेचर होगा, रिपब्लिक नेचर होगा। तो ये हमारे इंडियन स्टेट का नेचर है। अब हम देखते हैं कि प्रियम्बल में जो दिया हुआ है वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल क्या हैं। तो इंग्रेडिएंट, पहला इंग्रेडिएंट क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी अथॉरिटी किसके पास है? तो वो किसके पास है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल के पास है, क्योंकि पीपल ही हम इलेक्ट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो हमारे थ्रू वो इलेक्ट होके जाते हैं, मतलब वो सारी जो अथॉरिटी है वो पीपल के पास है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है। सेकंड जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट मतलब इंडियन स्टेट का नेचर क्या क्या? सॉवरेन है हमारा इंडियन स्टेट, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, एंड रिपब्लिकन पॉलिटी है। ठीक है, थर्ड नेचर जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि सबको जस्टिस मिले। ठीक है, सबको जस्टिस मिले, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, एंड फर्टेनिटी हो, मतलब सब भाईचारे के साथ रहें। फोर्थ इसका जो है इंग्रेडिएंट प्रियम्बल का वो है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कब किया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन द फोर्स कब है। अडॉप्ट तो हमने 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लेकिन उसको फोर्स में आने के लिए 26 जनवरी 1950 होता है, जो रिपब्लिक डे के तौर पे हम मनाते हैं। अब हम इसके इंग्रेडिएंट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को एक वन बाय वन देखते हैं। ठीक, फर्स्ट क्या है? सोवरेन। हमारा इंडियन स्टेट सोवरेन है। इसमें क्या दिया हुआ है? इट कैन मेक और अनमेक एनी डिसीजन विद रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर कंट्री। मतलब हम हमारे सारे डिसीजन, इंडिया जो कंट्री है, जो स्टेट, वो अपने सारे डिसीजन बिना किसी दूसरी कंट्री के इंटरफेयर के अपने आप खुद ले सकता है। किसी और की मर्ज़ी उसके ऊपर नहीं चलेगी, वो अपनी मर्ज़ी से सारे डिसीजंस ले सकता है। डेमोक्रेटिक नेचर कैसा है? अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो हमारा जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर डेमोक्रेटिक है, मतलब कि यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ जो गवर्नमेंट होगी वो पीपल इलेक्ट करेंगे, ना कि किसी मोनार्की का रूल होगा। अब डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है कि कंट्री के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे और अपने लिए डिसीजन लें कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है कितनी ज़्यादा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब लोग एक जगह इकट्ठा होके और अपने लिए डिसीजन ले सकें। पॉपुलेशन को भी देखते हुए हमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाना पड़ता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मीन्स होता है पीपल आर रूलिंग थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में होता है कि हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो जाके हमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे एमएलएज हमें लोकसभा राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट जो नेचर है हमारे इंडियन स्टेट का है वो रिपब्लिक। मींस द हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड नॉट ए हेरिडेटरी। मतलब इंडिया में हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, जैसे कि प्रेसिडेंट।
जैसे कि प्रेसिडेंट, हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होगा। जैसे कि ब्रिटेन में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब होता है, लेकिन उसमें जो सारी एट द एंड हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो होता है किंग या उनकी क्वीन, जो भी वहाँ प्रेजेंट होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमारे हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो इलेक्टेड स्टेट होंगे, ना कि हेरिडिटरी स्टेट होंगे। ओके, इसमें हमारे इंडिया में दो चीज़ें और दी, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन द सिंगल इंडिविजुअल लाइक ए किंग। मतलब हमारे पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, हमें सारी चीज़ें, हमारी सारी डिसीजंस लेने का हक हमारी जनता के पास है, ना कि किसी एक सिंगल इंडिविजुअल जैसे किंग या क्वीन के पास है। Absence of any privileged class and hence all public offices being open to every citizens without any discrimination। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि सभी प्रकार के ऑफिसेज जो पब्लिक ऑफिसेज होंगे वो सभी सिटीजन्स के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, जेंडर, सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है। किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पहले के टाइम में जैसे हम हिस्ट्री में देखते हैं तो उसमें जैसे वर्णास होते थे डिफरेंट, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्राज एंड अनटचेबल्स भी आ जाते थे, वैश्याज। तो उनके लिए जैसे कि जो वैश्य है उसके लिए वैश्य कैटेगरी में जॉब है, ब्राह्मण्स में वो नहीं जा सकता। तो वो चीज़ यहाँ लागू नहीं होती। यहाँ लागू होती है कि चाहे उसका कोई भी कास्ट हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी रेस हो, कुछ भी हो, उसके लिए सारे पब्लिक ऑफिसेज ओपन है सभी क्लास के लोगों के लिए। फोर्थ इसका जो नेचर है वो सोशलिस्ट। प्रियम्बल वॉज, ये जो सोशलिस्ट जो नेचर है ये हमारे प्रियम्बल में ओरिजिनली नहीं था। क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ओरिजिनली प्रियम्बल में कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो थे और कौन से नहीं। जो सोशलिस्ट है वो ओरिजिनली प्रियम्बल में नहीं था। प्रियम्बल को अमेंड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1976, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो तीन नए वर्ड्स को हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। इन तीनों वर्ड को हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। ये पहले से इसमें ऐड नहीं थे। अब इनका एम क्या था इन वर्ड्स को ऐड करने का? इनका एम था कि एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वलिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कि किसी भी प्रकार की इनइक्वलिटी ना हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें जो सोशलिज्म ऐड करा था वो, दिस सोशलिज्म इज़ नॉट मार्क्सियन सोशलिज्म, इट इज़ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड इट इज़ गांधीयन सोशलिज्म। तो ये सोशलिज्म जो ऐड करा था ये मार्क्सियन सोशलिज्म नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और गांधीयन सोशलिज्म है। और एक फाबियन सोशलिज्म भी होता है। फाबियन सोशलिज्म क्या होता है? जो लोग होते हैं वो बिलीव करते हैं, बिलीव्स दैट इनइक्वलिटी टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, फॉर दैट वी डोंट नीड रिवोल्यूशन। We don't need revolution, but we need government interventions. Through the government intervention we can bridge the gap between rich and poor। फाबियन सोशलिज्म हमें बताता है कि हमें रिच और पुअर के बीच को गैप बढ़ने के लिए हमें कोई रिवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, मतलब गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करेगी तो वो गैप कम हो जाएगा, जिससे हम रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसे कम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा नेचर है इंडियन स्टेट का है वो सेक्युलर है। सेक्युलर मीन्स सेपरेशन ऑफ मैटर्स रिलेटेड रिलीजन एंड मैटर्स रिलेटेड टू टेम, मतलब रिलीजियस मैटर और गवर्नमेंट के मैटर को अलग रखना। हमारे इंडिया है उसके लिए कोई रिलीजन नहीं है। इंडियन स्टेट के लिए ना तो हमारे इंडियन कंट्री के लिए कोई रिलीजन है, ना किसी स्टेट का कोई रिलीजन है। हमारा इंडिया है वो सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल प्रोटेक्शन देता है। लेकिन चाइना है वो एक एंटी रिलीजन है, वहाँ कोई रिलीजन नहीं है, उनका सेकुलरिज्म अलग है। उनका सेकुलरिज्म है कि कोई रिलीजन ही नहीं होना, किसी रिलीजन को मतलब नहीं रखना, उन्हें किसी रिलीजन को कोई महत्व नहीं देना। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी इंडिया जो हमारी कंट्री वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रकार के रिलीजन्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रकार की कास्ट है, कम्युनिटीज़ हैं। तो इसलिए हमारा सेकुलरिज्म ये कहता है, हमारे सेकुलरिज्म थोड़ा उनसे अलग है। हमारे सेकुलरिज्म है कि हम सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। अब इस प्रियम्बल में हमें बताया हुआ है कि हमारे प्रियम्बल में ये बता रखा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट है जस्टिस, मतलब हमारी जनता को किसी भी तरह से न्याय मिले, उनको कभी भी अन्याय ना मिले, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस हो, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस हो।
तो सोशल जस्टिस डिनोट्स दैट इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन, रिमूवल ऑफ सोशल इम्बैलेंस, मतलब सभी सारे सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, कोई भी इम्बैलेंस ना रहे. पॉलिटिकल जस्टिस, एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड मैन इन द पॉलिटिकल स्फेयर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब पॉलिटिकल जस्टिस इन द सेंस कि सभी को इक्वल अधिकार मिले हर चीज़ में. जैसे पहले वोटिंग राइट सबको नहीं मिलते थे, लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज जब हम फ्रेंचाइज जब से हम लेकर आए थे, उसके बाद से 18 ईयर्स से अबव, 18 या 18 ईयर्स से अबव जो भी है उसे वोट देने का राइट है. इकोनॉमिक जस्टिस, एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वलिटीज़ इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टीज़. अब इसमें ये दिया हुआ है कि इकोनॉमिक जस्टिस में मतलब रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है उसको कम किया जा सके, वो इकोनॉमिक जस्टिस है. अब ये जो जस्टिस वाला जो पोर्शन है हमारे प्रियम्बल में, ये रशियन रिवॉल्यूशन से बोरो किया गया है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? लिबर्टी. लिबर्टी इन द सेंस फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. ये जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है. फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. इक्वलिटी, पेनिशमेंट ऑफ इनइक्वलिटी, जैसे कि किसी भी चीज़ में पहले अनइक्वलिटी होती थी, इनइक्वलिटी होती थी, या अनटचेबल्स जो होते हैं वो भी एक तरह की इनइक्वलिटी है, तो वो ना हो अब. फर्टेनिटी मीन्स ए फीलिंग दैट वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द सेम सॉइल, सेम मदर, मतलब सबके बीच भाईचारा हो. Dignity of an individual, a fraternity can't, however, be installed unless the dignity of each of its member is maintained. Liberty, equality and fraternity. Liberty, equality and fraternity, जो ये तीनों टर्म्स हैं, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बोरो की गई. ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि भाई ये टर्म है, ये कौन से किस चीज़ से बोरो की गई है, कहाँ से बोरो की गई. तो हमने देखा जो जस्टिस है वो रशियन रिवॉल्यूशन से बोरो किया गया है, और ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टेनिटी है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बोरो की गई. अब एक सवाल उठता है सबके मन में, इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं. तो इसके लिए अलग अलग बार अलग अलग केसेस हुए हैं. पहला बैरोबेरी यूनियन केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा कि जो बैरोबेरी यूनियन केस 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अपने जजमेंट को ओवर रूल कर सकता है. तो नेक्स्ट जब केस हुआ, केशवानंदा भारती केस, जो सबसे लैंडमार्क केस है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा येस, प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. बाद में एक और केस हुआ था जिसे हम बोलते हैं LIC ऑफ इंडिया केस. LIC ऑफ इंडिया केस 1995, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है. तो इन द करंट सिचुएशन ये है कि करंट सिचुएशन ये है कि प्रियम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. ठीक है. US कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल. US कॉन्स्टिट्यूशन है जो पहला था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल के साथ, वहीं से देखकर हमने भी हमारे लिए प्रियम्बल किया है. ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड इन द प्रियम्बल आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल में दिए गए हैं वो सारे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स हैं. अब हमारे सामने एक और चीज़ आती है, एक और क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल कोर्ट में इन्फोर्सेबल है या नहीं. तो प्रियम्बल बाय इटसेल्फ इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ या नॉट जस्टिसिएबल. मतलब प्रियम्बल के लिए हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, ये कोर्ट हमें कोई भी चीज़ नहीं बता सकता. ये नॉट इन्फोर्सेबल है एनी कोर्ट ऑफ लॉ में, और नॉट जस्टिसिएबल है. ठीक है. प्रियम्बल वॉज ऑल्सो इनेक्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड. जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था उसके बाद में प्रियम्बल को बनाया गया. अब हमारे सामने एक लास्ट क्वेश्चन आता है, जो आता है कि प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल को अमेंड करने की पावर आर्टिकल नंबर 368 के अंदर दी गई है. लेकिन इसमें ये क्वेश्चन होता है कि प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें
एक तो अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल देखने के लिए हमें कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बट नो अमेंडमेंट इज़ डन टू द बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन कोई भी ऐसा अमेंडमेंट ना हो जो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करे। बेसिक स्ट्रक्चर इन द सेंस इसका जो बेसिक ढांचा है उसको चेंज किए बिना प्रियम्बल में चेंजमेंट किए जा सकते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी केशवानंदा भारती एंड वर्सेस केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दी थी। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन द सेंस कि आप प्रियम्बल में चेंजमेंट कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसा चेंजमेंट ना हो जो उसके बेसिक फीचर को चेंज करे। ठीक है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थी। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है वो सुप्रीम कोर्ट हमें बताती है टाइम टू टाइम, कि उसमें भी कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ये नहीं आता। टाइम टू टाइम हमें सुप्रीम कोर्ट बताता रहता है कि क्या चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, क्या चीज़ नहीं आती। हमने ये देख ही लिया है कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी जो है, ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं, ओरिजिनली ये हमारे प्रियम्बल का पार्ट नहीं थे। इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के एक्ट के अंदर ऐड किया गया है, और इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है, कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज़।